हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, 16 फरवरी का आप लोगों का हिंदी का पेपर है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि जो आज तक यूट्यूब पे नहीं बनी होगी। देखिए, ये जो 2022 का पेपर है, 801 एबी कोड है। देखिए, टोटल 7 पेपर हुए थे 2022 में। हिंदी के 7 कोड होते हैं और मैं सातों कोड का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। और आज पहला सोल्यूशन करा रहा हूँ 801 एबी का 2022। 7 दिन लगातार वीडियो आएगी और सातों दिन में कवर हो जाएगा आप लोगों का पेपर ये। और मात्र सातों पेपर अगर आप इसको पूरा सोल्यूशन तैयार कर लेते हो और याद कर लेते हो, तो गारंटी है मेरी कि बस इस सोल्यूशन से आप 95% मार्क्स ला सकते हो हिंदी में। क्योंकि इससे बार आता ही नहीं है ना, बस रिपीटेशन होता है प्रश्न। 7 कोड का मतलब समझ रहे हैं, पूरी की पूरी संपूर्ण हिंदी आपको ज्ञान हो जाएगी। और इसके बाद इससे बाहर प्रश्न बनेगा नहीं। इसलिए मैं आज से स्टार्ट कर दूं हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। फिलहाल आज की वीडियो में हिंदी की बात करूंगा। और कोड है 801 एबी और 2022 का पेपर है। पूरा सोल्यूशन इसका देखने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। बस मात्र इस वीडियो से जाओगे तो पास हो जाओगे, और जब 7 वीडियो देख लोगे तो उसका बात ही अलग है भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि ये मैं जो सोचा हूँ आपको लिए 7-7 पेपर सबका करा दूंगा। 7 विज्ञान का, 7 हिंदी का, 7 समाज विज्ञान का सोल्यूशन। तो कैसा होगा, कमेंट करके जरूर इस बात को बताइएगा। आप लोग इस बार टॉपर जरूर बनाना है आप लोगों को। तो देखिए, 801 के भी कैसे इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले पूर्णांक 70 नंबर का। देखिए, बस पेपर पैटर्न चेंज किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। बस अंतर यह है कि बस 20 ऑब्जेक्टिव देने वाला है। 20 ऑब्जेक्टिव, बाकी सेम पेपर वैसे ही रहेगा। 20 ऑब्जेक्टिव बस देगा। और वो भी ऑब्जेक्टिव कौन सा देगा, जो ग्रामर वाला पोर्शन था उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, और ये जो आगे के प्रश्न आते थे 10 नंबर के, उसको भी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी प्रश्न तो वही रहेंगे, बस ऑब्जेक्टिव बना दिया है। बाकी सब प्रश्न ऐसे ही। जैसे पहला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, मैं बड़ा करता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब पूरा पूरा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा कथन सही है कि गुनाहों का देवता जो है उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा कि ऑप्शन पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि गुनाहों का देवता जो है उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। कैसे लिखना एग्जाम में वो देखिए, मैं छोटा करना पड़ेगा मुझे थोड़ा, तब दिखेगा आप लोगों को। देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, प्रश्न उत्तर पहला का क। देखिए, प्रश्न उत्तर पहला का वो भी दूसरा पोर्शन सही है उसका। तो इस तरह दूसरा डालना है, फिर लिखना है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। हालांकि आपको ये लिखने वाला अब नहीं आएगा, अब तो ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ और यही ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न था पहला, तो ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न है ना। ठीक है, तो ऐसे ही, लेकिन आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें आप लोगों को रंगना पड़ेगा, बस अंतर ही है। बाकी सबसे पूरा क्वेश्चन वही रहेगा। देखो दूसरा प्रश्न, अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो दूसरा प्रश्न, पूरा सोल्यूशन आराम से देखिएगा, पूरा एक पॉइंट नहीं बचेगा। दूसरा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेवा सदन, चंद्रगुप्त, वर्ग की गुड़िया, अतीत के चलचित्र, यहाँ पे इतने हमें कृतियां दिया हुआ है, 4 कृति। अब चारों कृति में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ मैं वर्ग की गुड़िया का लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ इस तरह उत्तर लिखेंगे, छोटा कर देता हूँ। प्रश्न उत्तर पहला का ख का तीसरा कृति बर्फ की गुड़िया है, और इसके लेखक पूछा तो लेखक लिखेंगे जय प्रकाश भारती जी। ऐसे लिखा जाता है, एक नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। ठीक है, ये भी हो गया। चलो देखो तीसरा प्रश्न क्या है, मतलब पहले का ग, कि कलम का सिपाही में किस साहित्यकार की जीवनी है। जो कलम का सिपाही है उसमें किस साहित्यकार की जीवनी है। तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रश्न उत्तर पहले का ग, प्रश्न उत्तर पहले का ग, कलम के सिपाही में अमृत राय की जीवनी है। किनकी जीवनी है, तो अमृत राय की जीवनी है। इसके बाद देखो ये भी हो गया ना। अब घ वाला देखो, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। मतलब बहुत सारे एकांकी लेखक हैं, तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए हमने कैसे लिखा है कि प्रश्न उत्तर पहला का घ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, ये एकांकी कार्य हैं। ठीक है, और उन्होंने एक रचना किया था जिसका नाम है दीपदान। ठीक है, तो ये भी आप कोष्टक में चाहोगे तो लिख सकते हो। फिर देखो ड़, पहले का ड़, आवारा मसीहा का रचनाकार कौन है। तो देखिए आवारा मसीहा का रचनाकार कौन है, मेरे प्यारे विद्यार्थी विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर पहला का ड़, विष्णु प्रभाकर जी, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, 5 नंबर का था, 5 नंबर क्लियर करा दिया। यही सब ना, जो ये सब है ये सब कन्वर्ट हो गया बहुविकल्पीय में, बस और कुछ अंतर नहीं है। इसके बाद देखो दूसरा क, दूसरा क है कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे। 2 नंबर के लिए आएगा। बस अब बहुविकल्पी में क्या होगा कि विशेषताएं दे देगा आपकी। ठीक है,
और पूछेगा यहाँ पे कि ये किन की विशेषताएं हैं, ऑप्शन बना देगा। ठीक है, बस ये अंतर है। नहीं तो पूछेगा कि क्षयवाद की विशेषता कौन है और ऑप्शन बना देगा। बस अंतर है ये, और कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं क्षयवाद की दो प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर दूसरा का क। क्षयवाद की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं, कौन कौन सी। तो देखिए पहला है श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, और दूसरा है कि प्रकृति का मानवीकरण। तो यही दो विशेषता पूछा था, दोनों विशेषताओं ने बता दिया। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा का क है ना, अब दूसरा का हम लोग ख देखेंगे। और दूसरा का ख में प्रश्न हमसे पूछा है कि रीति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रवृत्तियां हो या विशेषता, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो प्रवृत्तियां पूछा है रीति काल की, ये सारे बहुविकल्पीय में बनते हैं। ठीक है, आप बताया भी हूँ, आप लोग जानते होंगे अगर रेगुलर पढ़ते होंगे तो। ठीक है, ये बहुविकल्पीय में बन जाएगा। तो रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां पूछा है ना, तो हम लोग लिखेंगे देखो दूसरे का ख कि रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है, कौन कौन। पहला तो श्रृंगार रस की प्रधानता, और दूसरा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ये ऑप्शन बनता है बहुविकल्पीय में। ठीक है, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, यहीं से सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। ठीक, और दूसरा का ग देखने वाले हैं। देखो प्रश्न पहले देखो, दूसरा का ग यह है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखें। कोई भी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना है। तो मैंने प्रश्न उत्तर दूसरा का ग लिख दिया, रामविलास शर्मा। ठीक है, ये प्रगतिवादी यूके कवि हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, दो गद्यांश दिया है, एक क वाला और एक यहाँ पे ख दिया है। अब आपका मन क कीजिए या आपका मन ख कीजिए। तो देखिए ईमानदारी से बताइएगा, जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हूँ कि नहीं। क्वेश्चन का जोर सबसे भयानक होता है, 2-3 बार करा चुका हूँ और देखो आया भी है। तो इसलिए मैं इसको सोल्यूशन नहीं कराता हूँ, इसको सोल्यूशन करा देता हूँ क्योंकि ये अच्छा है। क्योंकि इसको मैं करा चुका हूँ तो फिर कराने का क्या फायदा, इससे बढ़िया ये करा दिया जाए। क्या है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर हमारी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले फलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमस उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। ठीक है, अब इसके नीचे प्रश्न यही 3 दिया है। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया गद्यांशों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बस, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। पहले ये जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है उसका हम लोग लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, तो चलिए संदर्भ में क्या होता है कि भैया कौन से लेखक लिखे हैं और किस चैप्टर से लिया गया है, बस यही संदर्भ में होता है। तो देखिए संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है। तो ये प्रश्न उत्तर तीसरा का ख है। ठीक है, तो देखो हेडिंग डालोगे पहले प्रश्न उत्तर तीसरा का ख। ठीक है, तब जाके पहला लिखोगे संदर्भ, क्योंकि पहला पाठ हम लोग हल कर रहे हैं संदर्भ। ठीक है, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। मतलब अजंता चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगर नीचे में देखो दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है यहाँ तक कि भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब इसका हमें रेखांकित अंश से उसका व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखो हेडिंग डालेंगे दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। मतलब कि कह रहे हैं इसमें लेखक कि जो गुफा की भीतरी दीवार है उसको रगड़ रगड़ कर मतलब चिकना बना दिया गया। ठीक है, और तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ कि उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। ठीक है, ये इसका व्याख्या होगा। पहले क्या हुआ कि दीवारों को पहले रगड़ रगड़ के चिकना बना दिया गया, फिर चित्रकारों के द्वारा बनाकर उस पृष्ठभूमि पर बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना दिए गए, बहुत सारे चित्र, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई है चित्रों की। ठीक है, तो यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर हो गया। अब देखो इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा है, लास्ट है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया
गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो लिखेंगे कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बनाया गया। तो जीवंत कैसे बनाया गया? ठीक है, तो पहले तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दे दिया गया, दीवारें थे और जो छतें थे और खंभे थे उनको चिकना कर मतलब सजीव चित्र निर्मित उस पर कर दिए गए, और चित्रों में क्या किया गया? रंग भरा गया, और इस प्रकार हम पहाड़ों को क्या बना दिया गया? जीवंत बना दिया गया। अभी आपके 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए, और 6 नंबर भी इस बार भी आने वाला है, 6 नंबर का ही आने वाला है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो तीसरा प्रश्न, और ये तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा दिया हूँ, देख लेना इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको तुम्हें करा दिया हूँ, 2-3 बार करा दिया हूँ भाई। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अब पद्यांश आ गया। बोला है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, सुनी सुंदर बहन सुधारस साने सयानी है जानकी भली। देखो यह वाला और सच्चा प्रेम वही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हूँ कि नहीं? जो लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि दोनों में करा चुका हूँ कि नहीं। ठीक है, हालांकि मैं पहला करा देता हूँ इसमें, और दोनों ही करा दिया हूँ। ठीक है, सुनी सुंदर बहन सुधारस साने। तो देखिए कैसे होगा, तो वो था चौथा का क। देखो प्रश्न उत्तर चौथा का क। सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है। मतलब कि वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है, और यह कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है, और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है यह। ठीक है, चलिए अब देखें प्रसंग लिखेंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है, पद्यांश में जो होता है ना, ससंदर्भ होता है, मतलब संदर्भ के साथ प्रसंग भी लिखना पड़ता है। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि जो आपका पद्यांश है, पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों पे बात किया गया है वह बस होता है। तो लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधु तो गांव की लड़कियों के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। मतलब गांव की लड़कियां राम के विषय में पूछती हैं कि ये कौन है, तो वो अपने हाव भाव से ही सीता जी उनके बारे में बता देती हैं। पूरे के पूरे पद्यांश में इन्हीं बातों पर जिक्र किया गया है, उसी को बोलते हैं प्रसंग। ठीक है, अब हम देखेंगे व्याख्या। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या देखेंगे, और व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि ग्राम वधु मतलब गांव की लड़कियों ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं। मनोभाव को मतलब कि वो समझ गईं कि ये लोग पूछना क्या चाह रही हैं लोग। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, और उन्हें मुख से कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, और उसी में लिखेंगे आगे, उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। ठीक है, मतलब संकेत से ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाएक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। जैसे ही सीता जी की बातों को समझ गई कि भाई ये इनके पति हैं, तो एक बार वो सारी सखियां उनके मतलब राम जी को एकाएक देखती हुई मतलब देखने लगी सभी लोग, और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक है, इसके बाद उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। मतलब कि सूर्य के रूप में राम का ही उदय हो गया हो, ऐसा लग रहा था उस समय, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हूँ। ठीक है, तो यह था इसकी रेखांकित अंश की और रेखांश सॉरी इसका व्याख्या पूरे के पूरे पद्यांश का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 भी क्लियर हो गया, और यह प्रश्न अपने घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही करना था, तो एक तो करा दिया, एक कर लीजिएगा। करना क्या है, जो हमारे चैनल पे होगा तो ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने डाली थी या दोनों को बताया था, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर होने पर, ये बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला देखिए प्रश्न नंबर 5वां का यह है आपका कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। जीवन परिचय तो ऑलरेडी आएगा, बस अंतर यह है कि उस बार 3 नंबर का देता था और इस बार 5 नंबर का आएगा। इस बार जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जीवन परिचय लिखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न उत्तर 5वां का मैं तीसरा वाला आप लोगों को जीवन परिचय बता रहा हूँ जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, फिर यहाँ डालेंगे जीवन परिचय। इससे मैं ऐसे ही कॉपी आप एग्जाम में लिखना। ठीक है,
और जो जो मेन मेन पॉइंट उसको हाईलाइटेड करने चलता है, जैसे मैं किया हूँ उसी तरह करते चलिएगा आप लोग। जैसे लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुगनु मतलब सुगनी साहू परिवार में हुआ था। और इनके पिता का जो नाम था वो बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। ठीक है। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वास्थ्य से ही, अरे स्वास्थ्य बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्वाध्याय से ही, सॉरी, स्वाध्याय से, स्वाध्याय मतलब कि स्वयं से ही, ठीक है, स्वयं से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। मतलब घर पे ही उन्होंने बैठकर और अपने से ही अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और साथ ही वेद का भी, पुराण का भी और इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन उन्होंने किया। देखिए, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार को उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी, कहाँ गया, पूर्व ही भाभी एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है। फलतः उसके बाद क्या हुआ कि वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया और इन्होंने विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे, और क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः यह क्षय रोग से ग्रसित हो गए और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए, रचनाएं पे नंबर मिलेगा 2 नंबर, रचना लिखेंगे तो 2 नंबर कट जाएगा आपका। तो रचनाएं उनकी कंकाल हुई, तितली हुई, इरावती, ये महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 5वां भी प्रश्न कर लिया। तो 5वां का हमने क किया है, 2 दिया है, 5वां का क कर दिया, अब 5वां का ख करूंगा। 5वां ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखे। ठीक है, किसी एक ही रचना का नाम लिखना था, हमने 3 लिख दिया है ताकि आप लोग याद कर लो। और ये भी आप लोगों के एग्जाम में इस बार 5 नंबर का आएगा। ठीक है। तो चलिए हम पहला सूरदास जी का जीवन परिचय लिख के आपको दिखा देते हैं। देखिए, हेडिंग आपको ऐसे डालना है, प्रश्न उत्तर 5वां का ख, और उसमें आप भी पहला कर रहे हो सूरदास, और फिर यहाँ हेडिंग डालोगे जीवन परिचय, तब लिखना प्रारंभ करोगे कि सूरदास जी का जन्म जो हुआ था सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सिही ग्राम नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और कुछ लोग जो बताते हैं कि आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। कब? 1478 में। फिर कह रहा है कि इनका जो जन्म स्थान मानते हैं। फिर सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का एक मानव स्वभाव का, एक प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। मतलब कि उन्होंने एक ऐसा, उन्होंने कृति मतलब प्रकृति ऐसा प्रकट किया, ठीक है, कि मतलब कि कोई अंधा व्यक्ति उसका वर्णन कर ही नहीं सकता है। ठीक है, उसको अपने आंखों से देखोगे तभी वर्णन कर सकते हो। इसीलिए वो मतभेद है कि वो भैया जन्म से अंधे नहीं होंगे। अगर जन्म से अंधे होंगे तो इतना बढ़िया कैसे लिख दिए होगा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा, मतलब स्वयं ही उन्होंने अपने कहा था कि मैं अंधा हूँ। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी और इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन, देखिए, कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र वो थे विठलनाथ ने अष्ट छाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे और वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करते थे। और सूरदास जी का जो गोलोकवास मतलब होता है मृत्यु, कब हुआ था? सन 1583 ईस्वी में हुआ था। और इनकी रचनाएं की अगर हम बात कर लें तो एक ही रचना पूछा, लेकिन मैं 3 रचना बता देता हूँ, जैसे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहर, ये तीनों इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो देखिए, ये भी प्रश्न आप लोगों का हो गया।
ठीक है, 5वां का क और ख दोनों। अब प्रश्न नंबर 6 आता है। देखो प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये भी इस बार आप लोगों का 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, पहले 4 नंबर का आता था लेकिन 5 नंबर का आने वाला है। तो देखिए इसमें भी अथवा दिया, 2 दिया है। एक तो आपका ये दिया है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, और अथवा करके एक और दिया है, ये आपका श्लोक दिया है कि बंधन मरणम वापी जयो वापी पराजय। अब दोनों में से आप कमन जो भी कर लो, वो कर लो चाहे ये कर लो। तो मैं आप लोगों को यह करके दिखा देता हूँ, पहला वाला ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है। ठीक है, और उसको आप लोग कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा भी दिया हूँ उसको। ठीक है, देखिए तो छठवां का हम लोग करने वाले हैं, 5 नंबर के लिए प्रश्न इस बार आएगा। तो देखो प्रश्न उत्तर 6, ठीक है, उसका हम संदर्भ लिखने वाले हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ये जो आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश आप देख रहे हैं ये वाला, ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार तो यही आता है, मैं हमेशा से देखता हूँ। फिर देखो संदर्भ हो गया प्रसंग। देखो प्रसंग में इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। अब जाके अनुवाद लिखेंगे, देखो कितना छोटा है और 5 नंबर मिल जाएगा। अनुवाद लिखेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। ठीक है, और यहीं से जो संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज जो थे दारा शिकोह, यहाँ ने आकर मतलब यहाँ पे आकर और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, और वह उनके ज्ञान से मतलब इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद कराया वो फारसी भाषा में करा दिया। ठीक है, यह इसका हिंदी अनुवाद हुआ। तो प्रश्न नंबर 6 भी क्लियर हो गया। समझिए इतना लिखेंगे ना, 5 नंबर आप लोगों का फिक्स इस बार। ठीक है, तो बस बहुत आसान है नंबर उठाना, बस आप लोगों को अच्छे से इन चीजों को ज्ञान होना चाहिए, बस प्रैक्टिस होना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद देखो प्रश्न 6 हो गया ना, प्रश्न 7 करते हैं। प्रश्न 7 देखो क्या है। प्रश्न 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न पत्र में न आया हो मतलब ये वाला देखो, बंधम वर्णम वापी जयो वापी पराजय, श्लोक ही तो है। तो ये नहीं कि यही लिख दूं, नहीं, ये लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, कोई दूसरा लिखना पड़ेगा। तो चलिए कोई दूसरा लिख के दिखा देता हूँ। 7वां का क, देखिए 7वां का क श्लोक लिखना था ना, देखो हमने ये श्लोक लिख दिया है। सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में नहीं आया था। ठीक है, तो 7वां का क देखिए हमने कर लिया। 7वां के क की बात अगर हम बात करें तो 7वां का ख, देखो 7वां का ख यहाँ पे यह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये तो आने ही वाला है भाई, 2 नंबर के लिए इस बार भी आएगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन 4 दिया है, चारों में से किसी 2 का ही मात्र आप लोगों को संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे पहला है वाराणसी का श्याम भाष्याम केंद्रम अस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखिए संस्कृत में उत्तर कैसे देंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर 7वां का ख, और पहला का उत्तर है कि वाराणसी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा से केंद्रम अस्ति। ठीक है, बस इसका आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे कि चंद्रशेखर क आसित, 2 ही लिखना है। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का चंद्रशेखर क आसित। तो देखो इसका लिखेंगे, इसका उत्तर होगा कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासित। ठीक है, तो ये 2 हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 8वां। अब प्रश्न नंबर 8वां में देखिए एक बात बताता हूँ, जैसे बोला है कि करुण रस तथा हास्य रस की परिभाषा सोदाहरण लिखिए उदाहरण सहित। तो देखो परिभाषा इस बार नहीं आने वाला है, इसको बहुविकल्पीय में कन्वर्ट कर दिया है। तो बहुविकल्पीय में उदाहरण देता है, उदाहरण दे देगा, पूछेगा किस रस का यह उदाहरण है। ठीक है, तो मेरे प्यारों उदाहरण में बता देता हूँ क्योंकि उदाहरण आने वाला है और परिभाषा नहीं पूछेगा इस बार। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर 8वां का क, प्रश्न उत्तर का 8वां क करुण रस, और उसका उदाहरण एक जो इम्पोर्टेंट है हमें एग्जाम में देगा इस बार, बहुविकल्पीय में भी बना हुआ है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण याद रखना। किसका उदाहरण है? तो करुण रस का उदाहरण है। ठीक है, तो यह दिमाग में फिट कर लेना, यही वो विकल्पीय बन के आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो 8वां का क हो गया, क्योंकि दोनों में से एक ही करना था तो एक हमने कर दिया। अब 8वें का ख, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा तो आएगा नहीं, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, वो भी उपमा अलंकार का देख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर 8वां का ख, उपमा अलंकार का उदाहरण कि यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। एक उदाहरण और लिख दिया हूँ कि जो कि इंपॉर्टेंट है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ये जो दोनों उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं किनके हैं, तो उपमा अलंकार के हैं। याद रखना, ये बहुविकल्पीय बन के 100% आएगा। ठीक है, अब देखो आठवां का ग, आठवां का ग है कि सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो उदाहरण देखेंगे सोरठा की। ठीक है, सोरठा की रोला, रोला को देख लेते हैं। रोला हमने यहाँ पे लिखा है। प्रश्न उत्तर आठवां का ग, रोला का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए उदाहरण है रोला का। ठीक है, तो देखो आठवां प्रश्न भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो नौवां प्रश्न। अब ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे इस बार। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। मतलब तीन तीन बताना है, इसमें से 6 दिया है ना, तो 6 में 3 बताना है, एक ही शब्द बनाना है। जैसे अनु है, परी है, अभी है, अप है, सु है, अधिक, किसी का भी। तो चलिए प्रश्न उत्तर 9 का क कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न उत्तर 9 का क हमने पहला किया है अनु का। तो देखो अनु का हो जाएगा अनुभव, अनुकूल, अनुसार। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जो आगे जुड़ के उस वर्ड को पूरा करे। जैसे अनु तो अनुभव, देखिए अनुकूल, अनुसार, सब में अनु अनु आ रहा है ना, तो अगर उपसर्ग पूछेगा तो आगे जुड़ा होगा। इसी तरह हमने दूसरा का भी बताया परी का, परी से क्या बनेगा, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिणाम। ठीक है, यह बहुविकल्पीय बन के आएंगे। ठीक है, फिर प्रश्न उत्तर 9 का ख करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न उत्तर 9 का ख है क्या, तो देखिए प्रश्न उत्तर 9 का ख है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। मतलब किन्हीं दो दो ही करना है। प्रत्येक मतलब होता है क्या, लास्ट में जुड़ के आए। जैसे पन है ना, तो देखिए पन का क्या हो जाएगा, बचपन, पागलपन, भोलापन। देखिए लास्ट में पन पन आने लगा। ठीक है, तो यही अंतर होता है। तो प्रत्यय में लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग में आगे जुड़ता है बस। देखिए वट है तो वट का क्या हो जाएगा, सजावट, लिखावट, बनावट। ठीक है, यह हो जाएगा। तो ये भी हो गया ना। अब प्रश्न उत्तर 9 का ग देखो कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में से समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए यह है आप लोगों का पाप और पुण्य। समास विग्रह पाप और पुण्य होगा। देखिए पाप और पुण्य हो गया ना। ये कौन सा समास भी पूछा है ना, तो ये समास में बोल देता हूँ, नोट कर लेना। ये द्वंद्व समास है। जहां पे भी और लगा होगा, पाप और पुण्य, और जो लगा होगा समझ लीजिएगा कि द्वंद्व समास है। दो ही समास पढ़ना है 2023 बोर्ड एग्जाम में, एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास। तो ये द्वंद्व समास है। और ये जो नवरत्न है, नवरत्न मतलब होता है नौ रत्नों का समूह, और यह किसका उदाहरण है, द्विगु समास। जब ऐसे रत्नों का समूह वाला आएगा तो समझ लेना कि द्विगु समास है, और लग के आएगा तो समझ लेना कि द्वंद्व समास है। बस ये है ट्रिक। तो 9 का ग हो गया ना। चलो आगे देख लेते हैं 9 का घ। 9 का घ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये तद्भव दिया है, तत्सम रूप लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर 9 का घ। जैसे कपूत है, कपूत आप लोगों का तद्भव है, लेकिन तत्सम करेंगे तो कपूत का हो जाएगा कुपुत्र। ठीक है, और चौथा हमने किया है, चौथा दूध है। ठीक है, देखिए पहला और चौथा किया मैं दिखा भी देता हूँ। देखो पहला कपूत है और चौथा दूध है, तो दूध का हो जाएगा यहाँ पे तत्सम दुग्ध। ठीक है, बस दो ही करने थे। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे, इतना याद रखना। प्रश्न उत्तर 9 का अड़। देखो 9 का अड़ यह है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो प्रवाची शब्द लिखिए। अप्रवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने अग्नि का लिख देता हूँ। पहला अग्नि, अग्नि का क्या होता है, प्रवाची शब्द अनल, पावक, दहन। इसको दे देगा और ऑब्जेक्टिव बनाएगा। ठीक है, इस बार दूसरा हमने आम का लिख दिया है। आम का होता है प्रवाची शब्द आम्र, रसाल और साकार होता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर 10वां, तो देखो निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ठीक है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, और इस बार 2023 एग्जाम में एक ही संधि है, यड़ संधि, तो नाम लिखने की जरूरत क्या, तुरंत पकड़ लोगे कि यड़ संधि ही होगा। ठीक है, तो देखो इसका लिखेंगे प्रश्न उत्तर 10वां का क। प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक आएगा और यड़ संधि है। फिर दूसरा हमने पिताज्ञा का लिख दिया, पितृधन आज्ञा, ये भी आपका यड़ संधि है। ठीक है, तो याद रखना दोनों। तो प्रश्न उत्तर 10वां का क भी हो गया। अगर हम प्रश्न उत्तर 10वां का ख बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। पहला मधु, मतलब मधु का आपको षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है। चाहे मधु का लिख दीजिए चाहे नदी का लिख दीजिए। दूसरा में या तो फल का लिख दीजिए या मति का। चलिए दोनों देखते हैं। ये प्रश्न उत्तर 10वां का ख है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर 10वां का ये ख। तो देखो मधु, मधु का हमने मधु नाम होगा। क्या है यह, तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है।
षष्ठी विभक्ति बहुवचन मधु का मधु नाम होता है और फल का फला नाम होता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, सभी ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। प्रश्न उत्तर अब हम 10वां का ग देखने वाले हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। मतलब बताना है कि कौन सा धातु है, कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो मैं पहला बता देता हूँ अपठतम का। तो देखो अपठतम जो है ना, तो अपठतम में वो जो धातु है पठ धातु है। लकार की अगर हम बात करें तो लट लकार है, पुरुष का बात करें तो उत्तम पुरुष है, वचन का बात करें तो एक वचन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो प्रश्न उत्तर 10वां का था। तो देखो निम्नलिखित में से किन दो को वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब यह कट गया, अब इस बार नहीं आएगा संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 यह है कि निम्नलिखित में से किसी एक के विषय पर निबंध लिखें। और ये जो 6 नंबर का है ना, तो इस बार 9 नंबर का आने वाला है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है 9 नंबर में। तो स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान अभियान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, देश प्रेम और जनसंख्या वृद्धि की समस्या में समाधान। ठीक है, मैं अगर बात करूं तो देखो पहला ही इंपॉर्टेंट यह है प्रदूषण, दूसरा इंपॉर्टेंट है एक स्वच्छ भारत। 3 भी याद रहेगा ना तो कर लोगे, क्योंकि तीनों में से तो एक आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो स्वच्छ भारत अभियान पे मैं आप लोगों को निबंध बता देता हूँ, जो कि 9 नंबर के लिए बहुत सिंपल लिख के लेके आया हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर 11 डालोगे, उसमें पहला डालोगे स्वच्छ भारत अभियान, इसके बाद तब आप हेडिंग डालोगे पहला प्रस्तावना। और प्रस्तावना में लिखोगे यह कि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। बिल्कुल, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, उतनी सोचने की क्षमता भी जो आप सोचोगे वो भी करेक्ट सही सोचोगे। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा, जो आज साकार हो रहा है। इसके बाद ये तो प्रस्तावना में डाल दोगे, फिर हेडिंग डालोगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई। तो लिखोगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा अभियान का शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी के जन्म दिन पे ही हुआ था। ठीक है, मतलब जन्मदिन पे ही किया गया था। फिर आगे लिखोगे कि और उसी दिन मतलब और उसी समय इसके समापन की तिथि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वें जन्मदिन के दिन निर्धारित की गई। और स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहें तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सभी यही सोचते हैं कि अपने घर और आसपास की सफाई रखें, लेकिन सफाई करने के बाद कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। हम ऐसे तो अपने घर का मतलब घर को साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने देश को भी साफ रखें। कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। गांधी जी के अनुसार जब तक आप झाड़ू लगाकर और बाल्टी अपने हाथों में नहीं लेते हैं, तब तक अपने गांव एवं कस्बे को स्वच्छ एवं स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाकर के की थी। ठीक है, तो यह हमने डिटेल में लिखा है। अब लास्ट हेडिंग और बचा है उपसंहार। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कितना सिंपल वर्ड में मैं लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, उपसंहार हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे हालांकि इस अभियान की जो कार्य अवधि अब समाप्त हो गई है, फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मशाल जला दी जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना भी सच हो जाएगा। ठीक है, ये उपसंहार देखिए कितना सिंपल वर्ड में लिख के लेके आया हूं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए ये भी प्रश्न हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया। ठीक है, 9 नंबर के लिए आएगा। फिर अब ये आता है आप लोगों को कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इतने सारे हैं और यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं कितना का बताऊंगा भाई। सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आता है। जब क्वेश्चन बैंक आप खोलोगे ना, तो जैसे मुक्ति दूत देखोगे तो मुक्ति दूत जहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा ना, तो वहाँ पे कोष्टक बना के सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा कि ये मुक्ति दूत किन डिस्ट्रिक्टों के लिए किन जिलों के लिए यह है। इसी तरह ज्योति जब हर में जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आप लोगों को बॉक्स बना के लिखा रहेगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के लोग
लड़के ये सब ज्योति जवाहर का पढ़ेंगे। तो अपने क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लेना कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम किन इन खंड काव्य में है। तो जिन खंड काव्य में आप डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलेगा वही खंड काव्य आपको याद करके जाना है, एग्जाम में वही लिखना है। ये नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूध दिया है और आपने ज्योति जवाहर लिख दिया तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, बता देता हूँ, पूरा कट जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ से पेपर जाता है, तुम लोगों को मालूम होता है कि इन डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंड काव्य है, इसलिए कॉपी वो लोग चेक करते हैं। तो याद रखना, ये पहले बता देता हूँ, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताया। नहीं तो बताना होगा भाई, सबका बताना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो कितना बताऊंगा। इसलिए मैं आप जिम्मेदारी आप लोगों को देता हूँ कि आप स्वयं घर पे कर लेना। तो देखो ये आप लोगों का पेपर का सोल्यूशन बीत गया। इसी तरह 7 पेपर मैं आप लोगों को करा दूंगा। टोटल 7 पेपर जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन तो आप लोग सोचेंगे कि कब पेपर में बैठा जाए और 70 में 70 नंबर लाया जाए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।